Okay, now students, we have to discuss the most important topic of the chapter that always mostly comes in the paper, as well diagrams plus its description. ये concept ज़रूर अपने clear कर लीजिएगा, ठीक है. इसका डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से समझिए. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा. आप लर्निंग बुक से कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं. इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है. और इससे रिलेटेड डिजीज़ और हार्ट का, लंग्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम अक्सर आती है. और इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होती है. और कभी कभी इसका चार्ट भी आ जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का या यानी इनटेक कर रहे होते हैं, कितना निकाल रहे होते हैं, या कितने कार्बन डाइऑक्साइड आप इनटेक करते हैं, कितना बाहर निकाल रहे होते हैं. तो ये भी थोड़ा सा चार्ट में चार्ट के या टेबुलर फॉर्म की शक्ल में आता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज़रूर जहन में रखिएगा. इससे दो एस्पेक्ट्स मैं आपको अभी इस वक्त इस वीडियो में साथ साथ समझा रही हूँ. उसके बाद लास्ट जो आएगी वो डिजीजेज आएगी विच इज़ रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन. The oxygen is entered firstly from your external nostrils, ठीक है ना. We have got one nose but two nostrils, दो नॉस्ट्रल्स हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स को एयर क्रॉस करती हुई इंटरनल नॉस्ट्रल्स, और फिर इंटरनल नॉस्ट्रल से जो आपका नेक पोर्शन होता है, ठीक है, जो आपका नेक पोर्शन है, जो थ्रोट पोर्शन है, उसमें हमारे पास मौजूद है लैरिंग्स, जिसमें जो आपके आवाज़ का पोर्शन है, जिसको आप हाथ लगाएं गले में, हलक में, तो आपको आवाज़ भी फील होती है, ठीक है. इससे क्रॉस करती हुई एयर जो है वो ट्रैकिया पोर्शन पे एंटर होती है. आपको पता है कि हमारे माउथ पोर्शन और हमारा जो नेज़ल कैविटी पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड हुआ होता है. और लेकिन ये है कि ज़ाहिर है बहुत सोफिस्टिकेटेड सी बहुत मार्जिन होता है, जिसकी वजह से अगर हम खाना खाते खाते बातें करें तो बाज़ औक़ात क्यों फंदा लग जाता है, क्योंकि कुछ फूड मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे इस ग्लॉटिस पोर्शन में यानी सांस लेने की नाली में फंसने लगते हैं. तो वो जिसकी वजह से फौरी तौर पर एकदम से फंदा सा लग जाता है. तो बहुत एहतियात के साथ ये दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं. सांस के लिए बहुत एक अलग से है, लेकिन बहुत रिलेटेड है माउथ पार्ट एंड द नेज़ल पोर्शन. उसके बाद हमारा जब एयर एंटर होती है हवा के साथ, ठीक है, हवा जो है वो एंटर हो रही है हमारे लैरेंजियल पोर्शन यानी वो जो थ्रोट पोर्शन है. एंड देयर इज़ अ विंड पाइप विच इज़ कॉल्ड एज द ट्रैकिया, ठीक है. ट्रैकिया या विंड पाइप जो है तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको आप फील कर सकते हैं यहाँ पर हलक से अगर नीचे से तक लेके जाएं. और चेस्ट पोर्शन में, चेस्ट पोर्शन जो है वो बेसिकली इट इज़ कंप्राइज ऑफ द रिब केज. अल्लाह ताला ने लंग्स और हमारे हार्ट को, जो हमारा चेस्ट पोर्शन है उसमें दो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं. हमारे दो लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग्स, और ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड पर ही हमारा हार्ट मौजूद है, जिसकी वजह से तो जो लेफ्ट लंग होता है वो कंपैरेटिवली राइट लंग से थोड़ा सा छोटा इस वजह से है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हार्ट को भी जगह चाहिए होती है. तो एयर जो है वो लैरिंग्स पोर्शन, देन ट्रैकिया इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पैसेज बिटवीन द आवर नॉस्ट्रिल्स एंड द लंग्स. जब यहाँ तक हवा आती है उसके बाद ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा होता है. ट्रैकिया और ब्रोंकाई का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ट्रैकिया थोड़ा सा वाइडर इन डायमीटर है और ट्रैकिया जो ब्रोंकाई है दो लेफ्ट और राइट, यानी एक ब्रोंकाई, एक को हम ब्रोंकस कहते हैं, दो को ब्रोंकाई कहते हैं. और यहाँ पर एयर जो है वो यहाँ से होती हुई ट्रैकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो वो फाइनली किस में ओपन हो रहा होता है, लंग्स में. और उस ब्रोंकाई के भी बहुत सारे फिर ब्रांचेज होते हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. जब फाइनली एयर इसमें एंटर हो जाती है लेफ्ट और राइट लंग्स में, देन द लंग्स इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज. अच्छा, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ब्लड इस लंग्स में ना बहुत बारीक बारीक से एयर सैक्स भी हैं विच आर कॉल्ड एज द एल्व्यूलाई. आपको ये सारी चीज़ें बुक में मिल जाएंगी, आप प्लीज़ इसको सिर्फ समझिए, अभी फोकस कीजिए, ठीक है. लंग्स क्या है, इट्स अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, और इस लंग्स के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, एक लिक्विड मौजूद होता है. आपको पता है कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से सॉलिड टकराएगी या हवा भी सॉलिड से टकराती है बाज़ औक़ात, तो वो उसमें फ्रिक्शन हो सकती है. अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से इस फ्रिक्शन से या रगड़ से या किसी भी चीज़ के एकदम से कांटेक्ट होने की से बचाने के लिए अल्लाह ताला मैंने लिक्विड दिया है. फ्लूइड की शक्ल में हमारे लंग्स में फ्लूइड मौजूद होता है. दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लूइड. लिक्विड मौजूद है ताकि जो है ऑर्गन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराए ना. आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में
अगर आप डायरेक्टली कोई सॉलिड चीज़ डालते हैं तो क्या होगा, दो सॉलिड्स आपस में टकराएंगी और हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन अगर उस कंटेनर में पानी हो और फिर आप वो कोई सॉलिड चीज़ जो है वो ऊपर से इमर्स करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ टकराती नहीं है बल्कि फ्लोट करती है, यानी डिस्ट्रक्शन से बच जाती है। बिल्कुल इसी तरह से लंग्स को भी अल्लाह ताला ने प्लूरल फ्लूइड से या लिक्विड से फिल किया हुआ है। लंग्स इज रिचली सप्लाइड, इसके अंदर बारीक बारीक से एयर सैक्स मौजूद हैं जो कि हवा को कैरी करने का सबब बनते हैं, और उस एल्वुलाई के अंदर मज़ीद बारीक ब्लड कैपिलरीज मौजूद है जिसकी वजह से हमें लंग्स पिंक कलर का या रेड कलर का नज़र आता है। ठीक है, रिब केज है, पसलियाँ हैं, जाहिर सी बात है हम फील नहीं कर सकते अपने लंग्स को, हम टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हड्डियों की मदद से लंग्स, रिब केज की वजह से हार्ट और हमारे लंग्स को सेव किया हुआ है। और जब ये हवा फिल हो जाती है, ठीक है, जब एयर एंटर हो जाती है तो लंग्स के अंदर मौजूद जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। एल्वुलाई जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज़ करता है और ब्लड फाइनली जो है वो पूरी बॉडी में, चूँकि आपको पता है दौड़ रहा है तो इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। बाय द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरी बॉडी से, जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, वो फौरी तौर पर हमारे लंग्स में वापस आती है और फिर यही प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपेल आउट होने का बायस होता है। तो ये दैट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस विच इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन आवर प्रोसेस। अच्छा, लंग्स के नीचे इस तरह के इंटरकोस्टल मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये मसल्स हैं विच इज कॉल्ड एज अ डायफ्रैम। ठीक है, हमारे एब्डोमिनल पोर्शन और हमारे चेस्ट पोर्शन के दरमियान अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से हमें इस तरह का एक डायफ्रैम का पोर्शन दिया है। मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म ये होता है कि जब एयर एंटर हो रही होती है, ठीक है, जब एयर एंटर हो रही होती है तो ये डायफ्राम का पोर्शन थोड़ा सा नीचे हो जाता है। नीचे होने की वजह से क्या होता है, इस लंग्स को फैलने की, ठीक है, या फूलने की जगह मिलती है। ये डायफ्राम नीचे हुआ, लंग्स थोड़े से ब्लो हो गए, फूल गए, और ये जो चेस्ट पोर्शन के ऊपर जो रिब केज है ये भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ से आता है ताकि रिस्पायरेशन हो, इन्हेलेशन हो, ऑक्सीजन अच्छी तरह से एंटर हो जाए। ठीक है, ये किस वक्त हो रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्हेलेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट होना है। जब अभी ये पहले नीचे चला गया था, रिब केज थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस हुआ था और ये दोनों लंग्स फूल गए। अब क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। रिब केज ये डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर की तरफ सप्रेस होगा, यानी इस लंग्स को प्रेस करेगा। रिब केज की जो बोन्स होंगी वो भी थोड़ा सा लंग्स को प्रेस करेंगी, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी, इसको सिकुड़ा देंगी, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम सप्रेस होगा, कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेस जो है वो गोइंग ऑन रहता है। डायफ्राम नीचे हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यानी जब जगह बनानी होती है, जब ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, रिब केज थोड़ा सा बाहर की तरफ रिलैक्स्ड हो जाता है, एयर अंदर आ जाती है, फिर डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, रिब केज भी अंदर की तरफ प्रेस होता है ताकि ये दोनों लंग्स प्रेस हों और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एंटर हो जाए। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये वेंटिलेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 175 पर जो चार्ट है उसमें ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से जब ऑक्सीजन तकरीबन 21% हमारा एंटर होती है, जिसकी वजह से, और फिर 16% बाहर भी निकलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 4% हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, कुछ परसेंट ट्रेस अमाउंट जो है वो इनहेल भी हो जाती है। अलबत्ता नाइट्रोजन का कोई हमारे बॉडी के डायरेक्ट रिस्पिरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाटर वेपर्स वेरिएबल हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, और टेम्परेचर भी ये भी कभी कम कभी ज़्यादा। यूजुअली जब गर्म हवा होती है तो रेस्पिरेटरी पैसेज में हमारा इनहेलेशन चेंज हो सकता है, एक्सहेल्ड हवा गर्म जो है वो ज़्यादातर होती है। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज़रूर आपने फोकस करना है इम्पॉर्टेंटली, इसका मैकेनिज़्म भी, इसका इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये दो प्रोसेस, डायफ्राम का किस तरह से मूवमेंट रहता है, रिब केज किस तरह से मूव करती है, किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, इस पर फोकस कीजिएगा। इसको बुक से ही डायरेक्टली याद कर सकते हैं लेकिन इसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है।